सुनने वालों स्वागत है आज के हमारे इस नए डीप डाइव में। और अगर मैं आप सबसे कहूं कि मिडिल ईस्ट में गिरने वाली एक मिसाइल हमारे मिजोरम के घने जंगलों में पकड़े गए विदेशी नागरिकों और ब्लैक मार्केट में 10,000 रुपये में बिक रहे रसोई गैस सिलेंडर के बीच एक सीधा कनेक्शन है, तो क्या आप मानेंगे? शायद पहली बार में सुनने वालों को ये किसी सस्पेंस थ्रिलर की कहानी लगे। बिल्कुल। हम सब अक्सर मानकर चलते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अलग अलग बक्सों में बंद है। एक बक्सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, और एक हमारे अपने मोहल्ले की समस्याओं का। हाँ, लेकिन आज हम इन सारे बक्सों को तोड़ने वाले हैं। सही कहा। आज हमारे सामने रिसर्च, डेटा और 18 मार्च 2026 की जो ताज़ा रिपोर्ट्स का अंबार है ना, वो एक बहुत ही डरावनी लेकिन दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहा है। हमारा मिशन आज सिर्फ खबरें सुनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस इन्फो ओवरलोड से बाहर निकालकर ये समझाना है कि दुनिया के एक कोने में खिसका हुआ मोहरा कैसे हमारे घर की रसोई तक असर डाल रहा है। और यही आज के ज़माने की सबसे बड़ी सच्चाई है। देखिए, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे आप सिस्टमिक फ्रेजिलिटी या ढांचागत कमजोरी कह सकते हैं। सिस्टमिक फ्रेजिलिटी। हाँ, दुनिया भर की व्यवस्थाएं एक अदृश्य धागे से जुड़ी हुई हैं, और जब तनाव एक जगह बढ़ता है ना, तो दरारें पूरी दुनिया में नजर आने लगती हैं। हम सिर्फ घटनाएं नहीं देख रहे हैं, हम इतिहास की रूपरेखा को बदलते हुए देख रहे हैं। बाप रे। तो चलिए इसी धागे को पकड़ते हैं और शुरुआत करते हैं उस महायुद्ध से जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। मतलब इजराइल और ईरान का बढ़ता हुआ संघर्ष। बिल्कुल। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये तनाव अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पे ये दावा किया है कि उन्होंने एक एयर स्ट्राइक में ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को मार गिराया है। बासीज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को भी। हाँ, और इसके जवाब में ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से हमला किया है। रामत गान इलाके में 2 लोगों की मौत की भी खबरें हैं। हाँ। लेकिन रुको, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। ये दोनों नाम इतने अहम क्यों हैं कि इनके मारे जाने से पूरे मिडल ईस्ट में कोहराम मच गया है? इसे समझने के लिए ना हमें ईरान के अंदरूनी सत्ता के ढांचे को देखना होगा। अली लारिजानी कोई साधारण कूटनीतिज्ञ नहीं थे। अच्छा। हाँ, जब 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई एक हमले में मारे गए, तो उसके बाद लारिजानी ही सत्ता का सबसे मुखर चेहरा बने। वो उस विचारधारा के प्रतीक थे जो इजराइल के खिलाफ 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ओहो। और जहां तक गुलाम रेजा सुलेमानी और उनकी बासिज फोर्स का सवाल है, ये बासिज फोर्स क्या है एग्जैक्टली? ये ईरान की एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका मुख्य काम देश के भीतर वैचारिक पकड़ बनाए रखना और विरोध प्रदर्शनों को कुचलना है। तो इजराइल का यह हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं है। तो फिर क्या है? यह सीधे तौर पर ईरान के नेतृत्व और उनके वैचारिक नियंत्रण के केंद्र पर किया गया एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक है, मतलब सिर कलम करने जैसी कार्रवाई। क्या बात करिए, ये तो बहुत ही आक्रामक रणनीति है और इसका असर हम देख भी रहे हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी मिसाइल साइट्स पर बंकर बस्टर बम गिराए हैं। हाँ, ताकि वो शिपिंग ब्लॉक ना कर सके। बिल्कुल। और उधर बगदाद के ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले हुए हैं। सऊदी अरब और कुवैत सुबह से ही अपने आसमान में दुश्मन के ड्रोन और रॉकेट इंटरसेप्ट कर रहे हैं। पूरा इलाका सुलग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक खबर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कौन सी है? और वो भी ये कहते हुए कि ईरान से अमेरिका को कोई आसन्न खतरा, मतलब इमिनेंट थ्रेट नहीं है। क्या वो ये इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में धकेला जा रहा है जो उसका है ही नहीं? बिल्कुल सही पकड़े आप। केंट का इस्तीफा अमेरिकी प्रशासन के भीतर चल रहे एक बहुत बड़े वैचारिक भूचाल की ओर इशारा करता है। अच्छा। देखिए, केंट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि युद्ध इजराइल के दबाव में लड़ा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका की आधिकारिक लाइन है जो इजराइल के डिफेंस की बात करती है, और दूसरी तरफ उनके अपने काउंटर टेररिज्म चीफ कह रहे हैं कि हम बिना किसी सीधे खतरे के युद्ध में कूद रहे हैं। और मैंने पढ़ा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने केंट को सुरक्षा के मामले में कमजोर बताया है। हाँ, लेकिन सेनेटर मार्क वार्नर जैसे नेता केंट के समर्थन में आ गए हैं। ये दिखाता है कि युद्ध का नैरेटिव अब खुद अमेरिका के भीतर फट रहा है। और ये सिर्फ कूटनीतिक दरार नहीं है। यूएन के मानवाधिकार अधिकारी वोल्कर डर्को की रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि वेस्ट बैंक में 36,000 फिलिस्तीनियों का जबरदस्त विस्थापन हुआ है, जिसे वो एथनिक क्लिंजिंग कह रहे हैं। बाप रे। एक तरफ ये मानवीय त्रासदिया और दूसरी तरफ कुर्दिश समूह पीजेएके के नेता पेमन व्यान साफ कह रहे हैं
कि वे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईरान चाहते हैं, लेकिन किसी और का युद्ध नहीं लड़ेंगे। मतलब हर कोई इस अराजकता का फायदा उठाकर अपने लिए एक नई जमीन तलाश रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हमारे हर सुनने वाले के दिमाग में होगा, इस सब से हमारा क्या लेना देना? बहुत अहम सवाल है और इसका सीधा जवाब है सप्लाई चेन। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को आप इंसान के शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। जब मिडिल ईस्ट, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी मुख्य आर्टरी में ब्लॉकेज होता है ना, तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। बिल्कुल। ताज़ा डेटा बताता है कि कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। $100? और यहीं पर यह वैश्विक युद्ध हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। बिल्कुल देता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का वो बयान याद करें, जहां उन्होंने दावा किया था कि देश में एलपीजी गैस की भारी कमी हो गई है और ब्लैक मार्केट में सिलेंडर 7 से 10 हजार रुपए में बिक रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ये युद्ध ऐसे ही चला तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 22 से 30 रुपए प्रति लीटर का उछाल आ सकता है। 30 रुपए? हाँ, मतलब जो मिसाइल तेल अवीव में गिरी, उसकी कीमत हम अपने मोहल्ले के पेट्रोल पंप पर चुका रहे हैं। सही कहा। और इसी संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने सुदर्शन चक्र जैसी ग्रीन एनर्जी पहलों को तेज कर दिया है। सुदर्शन चक्र? हाँ, मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ही अब ग्लोबल ऑयल शॉक्स के खिलाफ हमारा मुख्य बचाव है, क्योंकि आपको पता है एलपीजी की खपत में पहले ही 17% की गिरावट आ चुकी है इस हॉर्मुज क्राइसिस की वजह से। बाप रे, 17% बहुत होता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी अफरा तफरी में रूस खामोशी से हर दिन $150 मिलियन का अतिरिक्त मुनाफा कमा रहा है। क्या बात है। हाँ, भू राजनीति में किसी का संकट किसी और के लिए अवसर जरूर होता है। अवसर से मुझे याद आया, कुछ लोग इस संकट का फायदा उठाकर हमारे अपने पड़ोस में एक अलग ही आग भड़का रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला मामला। हाँ, अगर हम मिडल ईस्ट से नजर हटाकर भारत के पड़ोस की ओर देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तीसरे हफ्ते का खूनी संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तान ने काबुल में एक ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक कर दी, जो कि पहले नाटो का बेस कैंप हुआ करता था। बिल्कुल, और इसमें 400 लोगों के मारे जाने का दावा है। पाकिस्तान का तर्क है कि वो सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था। और यहाँ भारत का रुख देखना बहुत जरूरी है। हाँ, विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल ने इसे सीधे तौर पर बर्बरता और कायरतापूर्ण बताया है। देखिए, जब कोई देश अपनी अंदरूनी राजनीतिक और आर्थिक नाकामियों से जूझ रहा होता है ना, तो वो अक्सर ध्यान भटकाने के लिए सीमा पार आक्रामकता का सहारा लेता है। सही बात है, लेकिन रुको, कहानियां खत्म नहीं होती। अच्छा। इसी क्षेत्रीय उथल पुथल के बीच एक ऐसी घटना हुई है जिसने मेरे दिमाग के तार उलझा दिए। क्या हुआ? हमारी एनआईए ने मिजोरम में एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरन वैन डाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। मिजोरम में? हाँ, रिपोर्ट कह रही है कि ये लोग मिजोरम के रास्ते म्यांमार जा रहे थे ताकि वहां के विद्रोहियों को क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी की ड्रोन और हथियारों की ट्रेनिंग दे सकें। अरे बाप रे! अब आप ही समझाइए, अमेरिका और यूक्रेन के लोग जो खुद अपने देशों में युद्ध लड़ रहे हैं, वो मिजोरम के जंगलों से होते हुए म्यांमार के विद्रोहियों को ट्रेनिंग देने क्यों जा रहे हैं? इसका क्या लॉजिक है? यही आधुनिक युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा है, जिसे प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध कहते हैं। वॉन डाइक जैसे लोग खुद को रिजीम चेंज या तख्ता पलट का विशेषज्ञ मानते हैं। आज के समय में भाड़े के सैनिक और युद्ध विशेषज्ञ एक देश से दूसरे देश घूमते हैं जहां उन्हें काम मिले। बिल्कुल। जब म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है तो वहां हथियारों की और सबसे बढ़कर ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग की भारी मांग है। और यूक्रेन के नागरिकों के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रोन युद्ध का अनुभव है। हाँ, ये बात है। तो ये ग्लोबल विशेषज्ञ वहां पहुंच जाते हैं जहां बाजार होता है, और चूंकि भारत की सीमा म्यांमार से लगती है, वे इसे एक ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये घटना चीख चीख कर कह रही है कि हम दुनिया के किसी भी संघर्ष से अछूते नहीं हैं। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। मतलब युद्ध का पूरी तरह से वैश्वीकरण हो चुका है। हाँ। चलिए, अब इन सीमा और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के घने जंगलों से निकलकर अपने देश के भीतर चलते हैं, लीगल मामलों की तरफ। हाँ, न्याय के तराजू की तरफ। जहां एक तरफ दुनिया बाहर युद्ध से जूझ रही है, वहीं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीवन और अधिकारों की परिभाषाएं बदली जा रही हैं। और यहाँ कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसले आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज गरिमा के साथ मरने के अधिकार यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी को मान्यता देते हुए
देश में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी है। हरीश राणा का मामला ये तो भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। आर्टिकल 21 के तहत। बिल्कुल। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं सुनने वालों के लिए। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि अगर कोई इंसान ऐसी मेडिकल स्थिति में है जहां उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और वो सिर्फ लाइफ सपोर्ट के जरिए जिंदा है, तो उसे उस मेडिकल सपोर्ट से हटा लिया जाए। हाँ, ताकि वो शांति से प्राण त्याग सके। ये फैसला जीवन को सिर्फ सांस लेते रहने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि जीवन की क्वालिटी या गरिमा को महत्व देता है। बिल्कुल। अदालत ये कह रही है कि गरिमा सिर्फ जीने में नहीं, मृत्यु में भी होनी चाहिए। और गरिमा से ही जुड़ा एक और ऐतिहासिक फैसला उसी अदालत से आया है जो मातृत्व अधिकारों से जुड़ा है। मैटरनिटी लीव वाला। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली सभी माताओं के लिए 12 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव को एक अनिवार्य मानवाधिकार घोषित कर दिया है। ये वाला फैसला मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अहम लगा। मैंने पढ़ा कि इससे पहले जो नियम था उसमें एक अजीब सी शर्त थी कि ये छुट्टी सिर्फ उन्हीं माताओं को मिलेगी जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती हैं। बिल्कुल बेतुका नियम था। वही तो, अगर कोई महिला 1 साल के बच्चे को गोद लेती है तो क्या उसे बच्चे के साथ जुड़ने के लिए समय नहीं चाहिए? यही बात जस्टिस पारदीवाला ने अपने फैसले में कही है। उन्होंने इस 3 महीने वाली शर्त को पूरी तरह से असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया। देखिए, जब एक बच्चा गोद लिया जाता है, खासकर अगर वो थोड़ा बड़ा हो, तो उससे नए माहौल में ढलने के लिए अपनी माँ के साथ समय बिताने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर माँ को छुट्टी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगी? या तो नौकरी छोड़ेगी या बच्चे को आया के भरोसे छोड़ेगी। बिल्कुल। अदालत ने गहराई से इस बात को पकड़ा कि ये नियम परोक्ष रूप से महिलाओं को वर्कफोर्स से बाहर धकेलने का काम कर रहा था। हाँ, और अदालत की एक टिप्पणी ने मेरा ध्यान बहुत खींचा। उन्होंने कहा कि पेरेंटहुड कोई अकेला काम नहीं है। सही बात है। उन्होंने पैटर्निटी लीव यानी पिताओं के लिए भी छुट्टी की जरूरत पर जोर दिया। ये दिखाता है कि हमारे संस्थान कितने प्रगतिशील हो सकते हैं। लेकिन एक लेकिन है। मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं। जमीनी हकीकत हमेशा अदालती आदर्शों से मेल नहीं खाती, है ना? बिल्कुल। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अधिकारों की इतनी खूबसूरत व्याख्या कर रहा है और दूसरी तरफ हमारी न्याय व्यवस्था के कुछ ऐसे पन्ने हैं जो बताते हैं कि सिस्टम में कितना भयानक फ्रिक्शन है। 2016 का ऊना दलित पिटाई मामला ही ले लीजिए। पूरे 10 साल बाद एक विशेष अदालत ने रमेश जाधव, राकेश जोशी और 3 अन्य लोगों को 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई है। न्याय मिला तो है, लेकिन 10 साल लग गए। कानूनी हलकों में एक बहुत पुरानी कहावत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है। उमर खालिद और सोनम वांगचुक के मामले भी इसी ढांचागत कमजोरी को दर्शाते हैं। वांगचुक के मामले में तो 17 दिन बाद एनएसए हटा लिया गया। उन्होंने बाहर आकर कहा कि शायद कोई भाषाई गलतफहमी थी। क्या बात है! 17 दिन जेल में रहने के बाद कह रहे हैं भाषाई गलतफहमी थी। और उमर खालिद का मामला तो बहुत ही पेचीदा है। संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप ने उनकी यूएपीए के तहत हिरासत को मनमाना बताया है। लेकिन ये यूएपीए और एनएसए जैसे कानूनों में ऐसा क्या है कि सालों तक जमानत ही नहीं मिलती? इसे ऐसे समझो, सामान्य न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी साबित करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। हाँ। लेकिन यूएपीए जैसे कानूनों में ये सिद्धांत उलट जाता है। इसमें जमानत मिलना एक अपवाद है। अच्छा। हाँ, कानून की भाषा इस तरह बनाई गई है कि अगर अदालत को प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया लगता है कि आरोप सच हो सकते हैं तो जमानत नहीं मिलेगी। यही वजह है कि आलोचक कहते हैं कि यहाँ प्रक्रिया ही सजा है, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। बाप रे! तो एक तरफ हम गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार दे रहे हैं और दूसरी तरफ प्रक्रिया ही सजा है वाले सिस्टम से जूझ रहे हैं। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। और यह विरोधाभास सिर्फ अदालतों में नहीं, हमारी भौतिक दुनिया में भी नजर आता है। जब व्यवस्थाएं चरमराती है ना, तो उसका सीधा असर बुनियादी ढांचे पर पड़ता है। बिल्कुल। ओडिशा का ही हाल देखिए। एक ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लोग अस्पताल जान बचाने जाते हैं और वहां जान गंवा बैठते हैं। सरकार ने एक हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन क्या इससे वो जाने वापस आएंगे? कभी नहीं। और ऐसा ही कुछ दिल्ली के रूपनगर में हुआ। वो पुल गिरने वाला हादसा? हाँ, एक 33 साल पुराना लोहे का 60 फुट लंबा पुल, जिसे आधिकारिक तौर पर असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, वो गिर जाता है और एक महिला की जान चली जाती है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। अगर कोई पुल असुरक्षित घोषित हो चुका था तो लोग उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे थे? प्रशासन की लापरवाही और क्या।
अब इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि उस आम महिला की जान उस सिस्टमिक फ्रेजिलिटी की वजह से गई जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। एक तरफ जेएनयू के 14 छात्रों पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ एयर इंडिया आयरलैंड के शैनन में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए विशेष विमान भेज रहा है। सब कुछ एक साथ हो रहा है। और इन सब के बीच एक चीज है जो पूरी रफ्तार से चल रही है। क्या? राजनीति और चुनाव। संकट चाहे वैश्विक हो या स्थानीय, राजनीतिक पहिया कभी नहीं रुकता, बल्कि संकट अक्सर राजनीतिक दांवपेच के लिए सबसे उपजाऊ जमीन बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम ताजा चुनावी हलचल पर नजर डालें तो बिसात पर मोहरे बड़ी तेजी से बिछाए जा रहे हैं। असम में 9 अप्रैल को चुनाव है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई के बीच सीधी टक्कर है। यहां मियां मुद्दा फिर से गर्मा गया है। 6 समुदायों को एसटी का दर्जा देने की मांग चल रही है और सबसे बड़ा दाव है 40 लाख परिवारों के लिए 9,000 रुपए वाली अरुणोदय स्कीम। देखिए, असम का चुनाव एक क्लासिक उदाहरण है जहां आइडेंटिटी और वेलफेयर का कॉकटेल बनाया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल का नाटक तो और भी दिलचस्प है। हाँ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ने उतर गई हैं। यह एक बहुत बड़ा दाव है। और तृणमूल ने अपने 74 मौजूदा विधायकों की टिकट काट दी है। बाप रे, 74 विधायकों की टिकट काटना छोटी बात नहीं है। स्कूल भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी बाहर हो गए हैं, लेकिन ज्योति प्रिया मलिक को टिकट मिल गया है। दूसरी तरफ केरला में चुनाव की तारीखों के ऐलान के महज 48 घंटे के भीतर कांग्रेस ने 55 सीटों की पहली लिस्ट जारी कर दी। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा तो क्रॉस वोटिंग के रूप में सामने आया है। हरियाणा वाला। हाँ, हरियाणा में कांग्रेस के 5 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग की, जिससे पूरा गणित बिगड़ गया। और ओडिशा में भी बीजेडी में क्रॉस वोटिंग हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये कांग्रेस और बीजेडी के संभावित गठबंधन के विरोध में है। मतलब पर्दे के पीछे बहुत बेचैनी है। बिल्कुल। और शायद यही बेचैनी संसद में भी दिख रही है, जहां 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया है और महिला आरक्षण कानून को लेकर कांग्रेस सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही है। तो सुनने वालों, अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो हम कहां खड़े हैं? हमने शुरुआत की थी उन बक्सों से जो हमने अपने दिमाग में बना रखे हैं। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा के बाद वो बक्से पूरी तरह टूट गए होंगे। बिल्कुल टूट गए होंगे। इजराइल के बंकर बस्टर बम और लारी जानी की मौत कोई दूर की खबर नहीं है। नहीं है। वो सीधा आपके हॉर्मोज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर रहे हैं, जो सीधा आपके कच्चे तेल की सप्लाई रोक रहा है और जो सीधा आपके घर के एलपीजी सिलेंडर को 10,000 रुपए का बना रहा है। इसी ग्लोबल अस्थिरता का फायदा उठाकर यूक्रेन के नागरिक मिजोरम के जंगलों में प्रॉक्सी वॉर की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये पूरी दुनिया जल रही है, तब हमारे स्थानीय कोर्ट डिग्निटी और मातृत्व के मायने तय कर रहे हैं, जबकि हमारे अपने असुरक्षित पुल गिर रहे हैं। ये सब एक ही तस्वीर के अलग अलग हिस्से हैं। लोकल और ग्लोबल के बीच की दीवार अब पूरी तरह से ढह चुकी है। दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका कंपन आपके घर की जमीन में महसूस होता है। सही कहा। और यही वो बिंदु है जहां हम आज आप सभी सुनने वालों के विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पे शायद हमने सीधे तौर पे बात नहीं की, लेकिन जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। जरा सोचिए, हम बड़े चाव से अपने मोहल्ले, अपने राज्य या देश की सरकारें चुनते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि हमारे वोट से हमारी जिंदगी के मसले जैसे महंगाई, पेट्रोल के दाम, गैस की कीमतें तय होंगे। तो क्या दुनिया भर के युद्ध और संघर्ष हमारी सप्लाई चेन को एक झटके में तोड़ सकते हैं? तो क्या भविष्य में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हमारे अपने स्थानीय नेताओं के फैसलों से तय होगी, या फिर हजारों किलोमीटर दूर बैठे उन भू राजनीतिक ताकतों के फैसलों से तय होगी जिन्हें हमने कभी वोट ही नहीं दिया? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली सत्ता आखिर किसके हाथ में है। बिल्कुल। और इसी प्रोवोकेटिव सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस सूचनाओं के शोर में गहराई तक जाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी, कुछ और अहम स्रोतों और नई कड़ियों के साथ। तब तक अपने आसपास की घटनाओं पर नजर रखिए और सवाल पूछते रहिए।